हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी बच्चों का इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप बच्चों आप लोग सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों आज भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल हस्बेंड्री, है ना। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ने वाले हैं पशुओं के बारे में। आप सभी लोगों को पता है हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पशुओं के बारे में। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखे थे बेटा, तो हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि पशुपालन क्या है ना। पशुपालन क्या है में देखे थे हम लोगों ने पशुओं की डेफिनेशन में देखे थे कि पशु पालन किसे कहा जाता है और किन पशुओं को पाला जाता है, हमने देखे थे, है ना। उसके बाद ही हमने क्या देखे थे, पशुओं की शब्दावली। किससे देखे थे, पशुओं की शब्दावली में कुछ वर्ड देखे थे। अब बताइए कि पशुपालन की परिभाषा में हम लोगों ने क्या देखे थे, पशुपालन की परिभाषा में हम लोगों को किसका मैनेजमेंट करना था बेटा, हम लोगों में पशुओं के आवास का, प्रबंधन का और पशुओं से होने वाले रोग का, है ना, इन सब बीमारियों का क्या कर रहे थे हम लोग, प्रबंधन कर रहे थे। यही क्या करा रहा था बेटा, हमारा पशुपालन के डेफिनेशन के अंतर्गत आ रहा था। इसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखे थे, पशुपालन की शब्दावली देखे थे। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने पशुपालन की शब्दावली देखे थे। शब्दावली में हम लोगों ने क्या देखे थे, चयन देखे थे, है ना, डॉकिंग देखे थे, और क्या देखे थे, बताइए, ग्रूमिंग देखे थे, है ना, पाटा देखे थे, करहा देखे थे। ऐसे बहुत सारे वर्ड हमने किसमें देखे थे, कैपोनाइजेशन देखे थे, है ना। इन सब को क्या देखे थे हमने, पशुपालन की शब्दावली में देखे थे। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है हमारा फर्स्ट लेक्चर, तो फटाफट से जाइए हमारे इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऐप पे, है ना, वहां पर हमारा ये लेक्चर क्या है, अवेलेबल है। वहां पर जाके हमारा फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने इन सब के बारे में जाने थे। आज हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री में किसके बारे में जानेंगे बेटा, तो आइए देखते हैं हम लोग किसके बारे में जानेंगे, पशुओं के आमाशय के बारे में जानेंगे, है ना। पशुओं के आमाशय के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि कितने प्रकार के पशु पाए जाते हैं और कैसे पशु पाए जाते हैं, है ना। तो पहले देखते हैं हम लोग, पहले स्टार्टिंग में क्या है, पशुओं के आमाशय के आधार पर वर्गीकरण में देखेंगे हम लोग पहला कि पहले कैसे पशु, रोमंती पशु पाए जाते हैं। एक सेकेंड बेटा, हाँ, पहले देखते हैं हम लोग कैसे पशु पाए जाते हैं। तो किस पशुओं की बात करते हैं हम लोग, तो कैसे पशु, रोमंथी पशु की बात करते हैं ना। कैसे पशु, रोमंथी पशु की बात करते हैं, है ना। दूसरा देखिए, अरोमंथी पशु की बात करते हैं, और तीसरा आभासी रोमंथी पशु की बात करते हैं। हम लोगों ने कितने पशु देखे बेटा, 3 पशु देखे। कौन कौन से, रोमंथी पशु, अरोमंथी पशु और आभासी रोमंथी पशु के बारे में देखे। किन किन पशुओं के बारे में, रोमंथी पशु, अरोमंथी पशु, आभासी रोमंथी पशु, तीनों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। अब रोमंथी पशु क्या होते बेटा, रोमंथी पशु वह पशु जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं ना। रोमंथी पशु क्या कहलाते हैं, वह पशु जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं ना, जुगाली करते हैं। अब जुगाली करते हैं मतलब, जुगाली मतलब मैम, जुगाली मतलब बच्चों वही, हाँ, जो हम लोग क्या करते हैं, जुगाली कैसे, जो च्युइंगम खा लेते हैं ना, तो च्युइंगम खाते तो हम लोग क्या करते हैं, जुगाली ही करते हैं ना। बिल्कुल मुंह, बिल्कुल च्युइंगम खाते हैं पशुओं की तरह, मुंह जुगाली करते करते पूरे टाइम बिल्कुल जुगाली करते रहते, तो वही क्या होता है, जुगाली होता है ना। तो पशुओं में भी क्या करते हैं, इंसान तो जुगाली नहीं करते, पर कुछ जो च्युइंगम खाते हैं ना वो जुगाली करते हैं। उनको पता है कि जुगाली क्या होता है अच्छे से, है ना। तो जुगाली मतलब पता चला क्या करना, मुंह चलाने वाली बात कर रहे, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, मुंह चलाने वाली बात कर रहे हैं। जुगाली करना मतलब मुंह चलाना, है ना। ऐसा अपने बैठे रहे तो मुंह चलाते जाए, चलाते जाए, चलाते जाए, वही क्या होता है, जुगाली करना। तो पशुओं में भी क्या होता, पशु क्या करते हैं, जुगाली करते हैं ना। जिसमें से कुछ पशु जुगाली करते, सारे पशु जुगाली करते हैं क्या, नहीं, है ना। तो रोमंथी पशु क्या करते हैं बेटा, रोमंथी पशु का कार्य क्या होता है, जुगाली करना, है ना। बैठे बैठे क्या करते हैं, अपने भोजन को पचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जुगाली करते रहते हैं ना। तो जुगाली करना मतलब मुंह चलाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, जुगाली ही कहते हैं। अब बात आती है रोमंथी पशु की, तो रोमंथी पशु क्या करते हैं बेटा, तो वह क्या करते हैं, पशु जुगाली करते हैं। रोमंथी पशु क्या करते हैं, तो रोमंथी पशु क्या करते हैं बेटा, रोमंथी पशु जुगाली करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, अरोमंथी पशु की। किसकी बात करते हैं, अरोमंथी पशु की बात करते हैं, जो क्या कहते करते हैं, जुगाली नहीं करते। यह पशु क्या करते हैं, यह पशु जुगाली नहीं करते हैं, है ना। यह पशु क्या करते हैं, यह पशु क्या करते हैं, जुगाली नहीं करते। जबकि रोमंथी पशु क्या करते होते हैं बेटा, जुगाली करते हैं। और अरोमंथी पशु क्या होते हैं, जुगाली नहीं करते। उसी के बाद क्या बात करते हैं, तीसरे पशु क्या होता है हमारा, आभासी रोमंथी पशु, है ना। क्या होते हैं, आभासी रोमंथी
की बात करते, तो आभासी रोमंती पशु भी क्या करते बेटा, ये लोग भी जुगाली करते हैं, है ना, ये लोग भी क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। परंतु ये जुगाली करते, पर इसके आमाशय का भाग कितने होते हैं, 4 भागों में विभाजित किया गया है इनके आमाशय को। ये जुगाली करते हैं परंतु इनके आमाशय 4 होते हैं, ये जुगाली नहीं करते, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं आभासी रोमंती पशु की, तो इनके आमाशय कितने होते हैं, इनके आमाशय 3 भागों में डिवाइड होते हैं, है ना। परंतु यह भी क्या करते हैं, परंतु यह भी क्या करते हैं, जुगाली करते हैं ना, जुगाली नहीं, जुगाली, है ना, क्या करते हैं, जुगाली। यह पशु भी क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। हमने 3 प्रकार के देखे, है ना, कौन कौन से देखे, रोमंती पशु देखे, अरोमंती पशु देखे, है ना, और क्या देखे, आभासी रोमंती पशु देखे। 3 प्रकार के पशु देखे। तो हम लोगों ने 3 प्रकार पशु में सबसे पहले क्या देखे, रोमंती पशु, वह पशु जिसमें क्या हो रहा था, जुगाली कार्य कर रहे थे, है ना। उसके बाद हमने देखे अरोमंती पशु, है ना, उसमें क्या कर रहे थे, वह जुगाली नहीं कर रहे थे, बेचारे च्युइंगम नहीं खा रहे थे, है ना। उसके बाद देखे हमने आभासी रोमंती पशु, उसके ये क्या कर रहे थे, ये भी जुगाली कर रहे थे, है ना। परंतु जुगाली करते नहीं, जुगाली करते हैं ये लोग, है ना, परंतु जुगाली करते हैं नहीं, यह भी क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। इसके बाद आगे देखिए, है ना, आगे देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, रोमंती पशु के बारे में, कि कौन कौन से पशु क्या होते हैं, रोमंती पशु की श्रेणी में आते हैं, जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। तो आप अपने मन में सोचिए बेटा, और कमेंट में बताइए कि कौन कौन से पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं। तो बताइए, डायग्राम में तो आप लोगों को दिख ही रहा है, इतनी अच्छी फोटो आई है, देखो ये भैंस है ना, गाय है। तो ये लोग क्या करते हैं, देखो गाय आप सभी लोगों को पता है जुगाली करती है ना, आप सभी लोगों ने देखी है। बकरी भी खाने के बाद क्या करती है, जुगाली करती ही है। भेड़ भी क्या करती है, जुगाली करती ही है। और भैंस भी क्या करती है बेटा, जुगाली करती ही है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जुगाली करने वाले पशुओं की बात कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन आती है, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी क्या करती है, जुगाली करती है। ये रोमंती पशु के अंतर्गत आती है। उसके बाद बात आता है कि इनमें आमाशय कैसे कैसे पाए जाते हैं ना। तो इसमें सबसे पहले आमाशय क्या पाया जाता है, रुमेन, है ना। इसका पहला आमाशय क्या होता है, रुमेन की बात करते हैं, किसके, रोमंती पशुओं के आमाशय की बात करती है, जो कि क्या है, रुमेन के रूप में हम जिसे जानते हैं। तो रुमेन की बात करते बेटा, तो रुमेन क्या होता है, बाई तरफ होता है, स्थित होता है ना। कैसे, किस तरफ होता है रुमेन, तो रुमेन क्या होता है, बाई तरफ स्थित होता है। आप सभी लोगों ने, जब हम लोगों ने पढ़े थे कि पशुओं को गिराने की विधि, तो पशुओं को गिराने की तरफ, तो पशुओं को किस तरफ गिराया जाता है, बताइए। पशुओं को हम लोगों ने पढ़े थे कहाँ गिराया जाता है, दाई तरफ गिराया जाता है, क्योंकि बाई तरफ क्या होता है, पढ़े थे हम लोगों ने, क्योंकि बाई तरफ क्या होता है, रुमेन पाया जाता है ना। रुमेन क्या होता है, बाई तरफ पाया जाता है, इसीलिए हम लोग पशुओं को कहाँ गिराते हैं, तो दाई तरफ पशुओं को गिराते हैं ना। तो हम लोगों ने ये देख चुके थे, हमने पढ़े थे, है ना। तो रुमेन क्या होता है, रुमेन किस तरफ होता है, तो बाई तरफ स्थित कौन होता है, रुमेन क्या होता है, बाई तरफ स्थित होता है। आमाशय का क्या है बेटा, ये सबसे बड़ा भाग होता है, कितना, मतलब कितना बड़ा भाग होता है, तो कितना होता है, 80% होता है ना। कितना टोटल आमाशय का कितना होता है बेटा, ये तो टोटल आमाशय का कितने % होता है, ये 80% होता है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग रुमेन की बात कर रहे हैं, कि रुमेन क्या होता है, तो रुमेन सबसे बड़ा आमाशय के रूप में जाना जाता है। और पूरे आमाशय का कितने % भाग होता है, तो 80% भाग क्या होता है, पूरे आमाशय का होता है ना। उसके बाद बात करते हैं किसकी, रुमेन की, कि क्या करता है, ये भोजन को संग्रहण का कार्य करता है। क्या करता है, ये भोजन का संग्रहण का कार्य कौन करता है, पूछेगा तो भोजन का संग्रहण का कार्य कौन करता है, रुमेन करता है। रुमेन के पीएच की बात करते हैं, 5.8 से 6.8 क्या होता है, रुमेन में पीएच होता है ना। हमने रुमेन में क्या देखे, रुमेन किस तरफ स्थित होता है, तो बेटा रुमेन बाई तरफ स्थित होता है। किस तरफ होता है, बाई तरफ होता है ना। उसके बाद आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है कितना %, 80% भाग क्या होता है, आमाशय का रुमेन होता है। रुमेन क्या करता है, भोजन को संग्रहण करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं हम लोग इसके पीएच की, है ना। किसके, रुमेन के पीएच की, जो कितना होता है, 5.8 से 6.8 तक रुमेन का पीएच होता है। रुमेन देख लिए बेटा किसके अंतर्गत आ रहा था, ये जुगाली करने वाले पशुओं के अंतर्गत आ रहा था, है ना। उसके बाद हमने क्या देख लिए, रेटिकुलम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रेटिकुलम की बात करते हैं, कि रेटिकुलम क्या होता है, तो यह क्या होता है, छोटा भाग होता है ना। कितना होता है, तो आमाशय का 5% भाग होता है। कितना होता है, तो 5% भाग होता है। इसकी आकृति की बात करें तो हनीकॉम्ब से इसकी आकृति होती है। कैसी आकृति होती है इसकी, हनीकॉम्ब से इसकी आकृति होती है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमक्खी के छत्ते की तरह आकृति किस आमाशय की होती है, तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह आकृति किसकी होती है, तो रेटिकुलम की आकृति क्या होती है बेटा, मधु
मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसकी आकृति होती है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके कार्य की बात करते हैं, किसके, रेटिकुलम के कार्य की, कि रेटिकुलम क्या कार्य करता है। तो रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, अनावश्यक पदार्थ को रोकने का कार्य करता है। क्या करता है, अनावश्यक पदार्थ को रोकने का कार्य कौन करता है बेटा, तो अनावश्यक पदार्थ को रोकने का कार्य कौन कर रहा है, तो रेटिकुलम क्या कर रहा है, अनावश्यक पदार्थ को रोकने का कार्य करता है ना। हम लोगों ने क्या देखे, पहले देखिए रुमेन पूरे भाग का आमाशय कितना परसेंट भाग था, तो 80% भाग अकेला क्या था, रुमेन था, है ना। उसके बाद हमने बोले रुमेन को कि सबसे बड़ा भाग है ना, भोजन संग्रहण का कार्य कर रहा है। पीएच देखिए 5.8 से 6.8 तक इसका पीएच हो रहा था। उसके बाद हमने क्या देखे, रेटिकुलम देखे, जो रेटिकुलम क्या था, सबसे छोटा भाग था, है ना, छोटा भाग था रेटिकुलम। इसके बाद कितना परसेंट बेटा, तो कितना परसेंट, 5% इसका भाग था, है ना। उसके बाद हमने देखे कि रेटिकुलम में, कि रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, अनावश्यक पदार्थों को क्या करता है, रोकने का कार्य कौन करता है, तो रेटिकुलम ही क्या करता है, अनावश्यक पदार्थ को रोकने का कार्य करता है। आकृति पूछा तो किसके, मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति किसकी होती है, तो रेटिकुलम की आकृति कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह, तथा इसे हम किसके नाम से जानते हैं, हनीकॉम्ब के नाम से भी इसे जाना जाता है। हम लोगों ने देख लिया इतना। उसके बाद हम लोग तीसरा आमाशय देखते हैं। क्या देखते हैं, हमारा तीसरा आमाशय ओमेजम देखते हैं। क्या देखते हैं, ओमेजम के बारे में देखते हैं हम लोग कि ओमेजम क्या होता है। तो आमाशय का कितना भाग होता है बेटा, तो ये 7 से 8% भाग होता है। कितना होता है, 7 से 8% भाग होता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो पानी का अवशोषण करना, है ना। किसका, ओमेजम की बात कर रहे हैं। ओमेजम का कार्य क्या होता है, तो क्या होता है, तो पानी का अवशोषण करना। और टोटल आमाशय का कितना भाग है, तो 7 से 8% भाग होता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग फोर्थ हमारा आमाशय, किसके बारे में बात करते हैं, एबोमेजम के बारे में बात करते हैं। फोर्थ आमाशय कौन सा है, एबोमेजम आमाशय, जो कि ये भी कितना होता है, आमाशय का 7 से 8% होता है। कितना होता है, कितना होता है एबोमेजम आमाशय का, 7 से 8% भाग होता है। इसे क्या बोलते हैं, सत्य व वास्तविक आमाशय के रूप में भी हम लोग क्या होता है, जाना जाता है। किसे, हम लोग एबोमेजम की बात कर रहे हैं। एबोमेजम को हम लोग सत्य व वास्तविक आमाशय के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। इसके बाद देखते हैं इसके कार्य की बात करते हैं बेटा। तो इसका कार्य क्या है, भोजन का पाचन करना, तथा इसके साथ क्या करता है, पाचन रस व एंजाइम का स्त्रवण भी क्या करता है, एबोमेजम ही करता है ना। उसके बाद हम लोगों ने चारों आमाशय देख लिए। किसके अंतर्गत देखे हमने, जो कि जुगाली करते हैं उन पशुओं के अंतर्गत देख लिए, है ना। अब बात करते हैं हमारे अरोमंथी पशु की बात करते हैं ना। पहले रोमंथी पशु की बात की, उसके अंतर्गत आने वाले चारों आमाशय के बारे में भी बात की है। अब बात करते हैं रोमंथी पशुओं की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, रोमंथी पशुओं की बात करते हैं कि क्या होते हैं। तो हम लोगों ने सामने ही पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले कि ये जुगाली नहीं करते, है ना। इनमें जुगाली क्या होती है, नहीं होती है, तथा आमाशय में कोई विभाजन नहीं होता है। इनके जो जुगाली नहीं करते पशु, उनके आमाशय में क्या बोल सकते बेटा, कि कोई विभाजन नहीं होता उनके आमाशय में। उदाहरण के लिए कौन कौन से आते हैं, तो घोड़ा, सूअर, कुत्ता और खरगोश के आते हैं, इसके एग्जाम्पल में आता है। अब मैंने इसके डायग्राम इसलिए लाई क्योंकि आप सभी लोगों ने घोड़ा देखे नहीं देखे, शादी में सब लोग गए हैं ना, किसी के मामा की शादी, किसी की मौसी की शादी, तो सभी लोगों ने घोड़ा देखे। रही बात सूअर की, तो सूअर जो भी शहरों में रहते होंगे, सूअर तो उन लोगों को दिखी जाती है। कुत्ता हर गली हर गलियारे में रहता है ना। खरगोश तो लोग अपने घर में पालना ही पसंद करते हैं, है ना। तो इसके आप सभी लोगों को पता है कि ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो अरोमंथी पशु के अंतर्गत आएंगे, तथा इनके आमाशय में क्या होता है, कोई विभाजन नहीं होता, तथा यह क्या करते बेटा, जुगाली भी नहीं करते, है ना। देखो ये जुगाली करते हैं क्या, नहीं करते, है ना। जबकि हमारी गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, वो जुगाली करते हैं और उनके आमाशय भी बटे हुए थे, है ना। हम लोगों ने देख लिए अरोमंथी पशु के बारे में। अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, आभासी रोमंथी पशु के बारे में। किसके बारे में, आभासी रोमंथी पशु के बारे में। जबकि ये भी क्या कर रहे थे बेटा, ये भी जुगाली कर रहे थे, है ना। ये भी क्या कर रहे थे, जुगाली कर रहे थे, है ना। अब ये क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। आप सब, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, हमने स्टार्टिंग में ही देखे और स्टार्टिंग में ही पढ़े कि ये पशु क्या होते हैं, जुगाली करते हैं। इनके आमाशय कितने भागों में डिवाइड होते हैं, तो 3 भागों में डिवाइड होते हैं, जो कि क्या है, कौन कौन से भाग होते हैं इसमें, रुमेन, रेटिकुलम तथा एबोमेजम क्या होता है, इनमें डिवाइड किए गए आमाशय है। 4 आमाशय हमने किसमें की, जुगाली करने वाले पशु में की, जो कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी थी, है ना। ये भी जुगाली करते, परंतु इनके
इनके आमाशय कितने होते हैं बेटा? इनके आमाशय 3 होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इनके आमाशय 3 होते हैं। कौन कौन से आमाशय होते हैं? तो रुमेन, रेटिकुलम तथा एबोमेसम क्या होता है? इनके आमाशय में होता है। उदाहरण के लिए देखो बेटा क्या है, उदाहरण के लिए ऊंट है ना, ऊंट आप रेगिस्तान में गए हो है ना, इसीलिए मैंने ऊंट का डायग्राम आप लोगों के लिए ला ली। ऊंट देख लीजिए है ना, ऊंट और लामा तो आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा है ना। ये क्या है? लामा है ना, जो इसमें भी कितने आमाशय पाए जाते हैं? तो इसमें भी कितने आमाशय पाए जाते हैं बेटा? 3 आमाशय पाए जाते हैं। और आमाशय कौन कौन से होते हैं? रुमेन होता है इसमें, आप सभी लोगों को पता है पहला आमाशय। दूसरा आमाशय क्या होता है? रेटिकुलम होता है ना, दूसरा आमाशय क्या होता है? रेटिकुलम होता है। और इसी का तीसरा आमाशय क्या होता है? तो एबोमेसम क्या होता है? इसी का तीसरा आमाशय होता है ना। तो हम लोगों ने किसके अंतर्गत पढ़े इसको हम लोगों ने किसके अंतर्गत पढ़े? आभासी रोमंथी पशु के अंतर्गत पढ़े। उसके अंतर्गत हमारा लामा भी आ रहा था और उसमें भी कितने आमाशय पाए जाते? तो 3 आमाशय में डिवाइड किया जा रहा था है ना। अब इसमें एब्सेंट कौन सा आमाशय है? देखो कौन सा आमाशय एब्सेंट है। हम लोग जाते हैं हमारी पहली स्लाइड पे है ना, गाय वाली और भैंस वाली स्लाइड पे। तो इसमें देखो आप लोगों को दिख रहा है रुमेन, उसमें भी था, रेटिकुलम उसमें भी था है ना, एबोमेसम आ गया। इसके पहले क्या आ रहा था? रेटिकुलम पहले ओमेसम आ रहा था। तो इसमें एब्सेंट क्या है बेटा? तो इसमें क्या है एब्सेंट? क्या है? एबोमेसम क्या है इसमें? एब्सेंट है ना। तो इसमें कितने आमाशय पाए जाते हैं? तो इसमें 3 आमाशय पाए जाते हैं। किस किस में? ऊंट और लामा में 3 आमाशय पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग पशुओं के सींग रोधन के बारे में बात करते हैं ना। पशुओं के सींग रोधन से पहले हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने पशुओं के वर्गीकरण में हमने कितने प्रकार के पढ़े? आमाशय के वर्गीकरण में 3 प्रकार है। कौन कौन से पढ़े? पहला रोमंथी पशु, आभासी पशु है ना। इसमें क्या हो रहे थे? 4 आमाशय पाए जा रहे थे। इसमें क्या हो रहे थे? 2, एक भी आमाशय नहीं पाए जा रहे थे है ना। इसमें क्या पाए जा रहे थे? इसमें 3 आमाशय पाए जा रहे थे है ना। आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा है ना। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे पशुओं के सींग रोधन के बारे में। किसके बारे में देख रहे थे हम लोग? पशुओं के सींग रोधन के बारे में है ना। एक मिनट रुक जाइए। पशुओं के सींग रोधन के बारे में देख रहे थे। किसकी बात की बेटा हम लोगों ने किसकी बात की है? आमाशय की बात कर ली है ना। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पशुओं के सींग रोधन की बात कर रहे हैं। तो जिसमें पहला विधि क्या आती है बेटा? पहली विधि आती पशुओं के सींग रोधन में रासायनिक विधि। पहली विधि क्या आती है हमारी? रासायनिक विधि से क्या करना? पशुओं का सींग रोधन करना। किसके द्वारा? पशुओं का सींग रोधन किसके द्वारा करना? रासायनिक विधियों के द्वारा पशुओं का सींग रोधन करने की बात कर रहे हैं ना। जिसमें क्या होता है? कास्टिक, पोटास और सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा क्या करते हैं? पशुओं को सींग रोधन किया जाता है। जैसे कि आपको दिख रही है किसकी छड़ लिए हम लोगों ने? कास्टिक, पोटास और सोडियम हाइड्रोक्साइड की छड़ के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? इसमें पशुओं के सींग रोधते हैं। और इसकी उम्र कितनी होती है? कब करते हैं? तो जन्म के 7 से 15 दिन में क्या करते हैं? सींग रोधन किया जाता है ना। उसके बाद दूसरी विधि क्या है बेटा? तो दूसरी विधि क्या है? गर्म छड़ के द्वारा है ना। किसके द्वारा? गर्म छड़ के द्वारा क्या करना? सींग रोधन करना है ना। तो गर्म छड़ के द्वारा आप लोगों को दिख रही है ये रॉड लिए है इन्हें है ना। तो रॉड के माध्यम से ये लोग क्या कर रहे हैं? इनके सींग रोधन कर रहे पशुओं में है ना। रॉड से करते हैं। इस विधि में इस विधि से कीड़े पड़ जाते हैं। अब रॉड से करेंगे हम लोग, कुछ लगाएंगे ही नहीं उसके मतलब घाव करने के बाद, तो इसमें कीड़े तो पड़ना स्वाभाविक सी बात है ना। इसमें क्या पड़ते हैं? कीड़े पड़ जाते हैं ना। तथा सुरक्षित विधि नहीं होती। अब बताइए ये कौन अपनाता होगा? गाँव में ही अपनाते होंगे है ना। तो ये कैसी होती है? सुरक्षित विधि नहीं होती। और ग्रामीण क्षेत्रों में यह विधि क्या करते हैं? प्रयोग की जाती है। अब उन फार्मरों को पता नहीं रहता कितनी रॉड गर्म करना, बिल्कुल उनको सींग रोधने की चीज मतलब रोधना रहता है पशुओं के। तो रॉड गर्म करते हैं एकदम। और रॉड गर्म करने के बाद क्या करते हैं? रॉड को सींगों पे लगा दिया जाता है। जैसे कि पशुओं के सींग है, ये पशुओं के सींग पे देखिए इन्होंने क्या की है? सींग रोधन करने के लिए बिल्कुल गर्म रॉड को बिल्कुल दाग दिए है उनके सींगों पे है ना। तो उनके सींगों को दाग देते हैं। अब दागने के बाद छोड़ देते हैं वो लोग। तो वहां पर कीड़े लगने तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कीड़े लगेंगे ही लगेंगे। और क्या होती है? ये असुरक्षित विधि। अब कोई कीड़े लगने के कारण पशु बीमार हो जाए, कुछ हो जाए है ना, तो सुरक्षित विधि के नहीं है ना। ये कैसी विधि है? तो असुरक्षित विधि के अंतर्गत आती है। इसके बाद देख लीजिए तीसरा क्या है?
तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डिहाइडनर विधि है ना। उसके बाद हम लोगों ने ये विधि के बारे में देखते हैं कि क्या होती है। तो इस विधि में क्या होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 10 सेकेंड तक सींग पर रखा जाता है, ये दागा जाता है बोल सकते हैं ना, सींग पर रखा जाता है। ये सींग पर क्या करते हैं, कितना गर्म करते हैं पहले इसे किसे, इलेक्ट्रॉनिक डिहाइडनर विधि को, कितने विधि से हम लोग सिंगरोधन करने में इस रॉड को हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो कितने 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको गर्म करेंगे। उसके बाद कब तक दागेंगे, तो देखो इन लोगों ने क्या किया, लिमिट तैयार की कि कब तक दागना है ना। इसकी पहली विधि में कोई लिमिट तैयार थी क्या, नहीं है ना, वो ग्रामीण एरियाओं में कर रहे थे, बिल्कुल जब तक पिघल नहीं जाए सींग ना तब तक दागे ही दागे रख रहे थे वो लोग, है ना। तो वो असुरक्षित विधि है। इन लोगों ने क्या किए, दागे, उसके साथ ही कितने मिनट तक रखे, 10 सेकेंड तक इन लोगों ने रखा भी, है ना, रखा, सींग पर दाग दिया जाता है। उसके बाद उन लोगों के सींग रोधन है ना कर दिया जाता है ना। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं चौथा, इलास्टर रबर बैंड विधि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इलास्टर रबर बैंड विधि की बात करते हैं। इलास्टर रबर बैंड विधि क्या होती है, 10 सेंटीमीटर लंबे सींग वाले पशुओं के लिए उपयुक्त होती है। कैसी होती है, 10 सेंटीमीटर जिसके लंबे सींग है उनके लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। उदाहरण के लिए भेड़ और बकरी की बात करते हैं ना, उदाहरण के लिए भेड़ और बकरी की बात करते हैं। और कितने दिन तक, 3 से 6 सप्ताह तक रबर को बांध दिया जाता है। अब बताइए बेटा, रबर से कैसे सींग रोधन होगा, जैसे कि देखिए ये रबर है ना, आप लोग को दिख रहा है ये रबर है। अगर ये रबर को मैं अपने हाथ में भी ऐसे बांध के रखूं, है ना, ऐसे बांध के रखूं, कुछ सेकंड के लिए भी बांध के रखूं मैं ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ पर निशान होने लगेंगे मुझे, है ना, यहाँ पर निशान। और ये क्या होगा, निशान के साथ साथ ये यहाँ से जो मतलब इधर का ब्लड इधर नहीं होगा, इधर का ब्लड इधर नहीं होगा। तो सेम क्या करते हैं, इनके सींगों में भी आप लोगों को दिख रहा है, रबर को देखिए बांध के रखे हैं, है ना। अब देखिए मैं भी हाथ हटा रही हूँ, यहाँ निशान हो गया, देखो हुआ, है ना। तो सेम प्रोसेस क्या करते हैं वो लोग भी पशुओं में करते हैं, क्यों, क्योंकि सींग रोधन के लिए। छोटे पशुओं में इसलिए करते हैं क्योंकि रबर के माध्यम से सींग रोधन हो जाएगा। और कब करते हैं, तो 3 से 6 सप्ताह तक रबर को बांध के रखेंगे। मैंने 2 सेकंड बांध के रखी बेटा अपने हाथ में, तो मुझे निशान हो गया। सोचो उन लोगों को कितने, 3 से 6 सप्ताह तक बांध के रखेंगे, तो ऑब्वियसली वो भी क्या कर देंगे, सींग रोधन इसमें भी आसानी से हो जाएगा, है ना। उसके बाद बात करते हैं हमारी प्रचलित विधि आरी विधि, जिसको आप सभी लोगों ने देखा होगा, है ना, आप सभी लोगों ने देखे हो आरी विधि से। तो क्या होता है, बड़े सींग का उपयोग करते हैं, मतलब जिसके पशु के क्या होते हैं, बड़े बड़े सींग हो जाते हैं ना, पशु अधिक उम्र का हो जाता है या बड़े पशु हो जाती है, और उसमें हमें क्या करना है, सींग रोधन की प्रोसेस करनी है ना। जैसे कि सींग बहुत बड़े हो गए हैं, किसी को चोट पहुंचा रहा है, किसी को कहीं से नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसी विधि में क्या करेंगे बेटा, हम लोग पशुओं के सींग हम लोगों ने पहले नहीं रोधे कम उम्र में, तो बड़े पशुओं के लिए ये आरी विधि क्या है, पशुओं को लिटाकर, जैसे कि हम लोगों ने पढ़े थे कि पशुओं को लिटाकर क्या करते हैं, पशुओं के सींग रोधन की विधियां की जाती है। तो किसके करते हैं, तो अधिक उम्र वाले पशुओं में करते हैं, तथा क्या करते हैं, बड़े सींग वालों के लिए यह विधि क्या होती है, उपयुक्त होती। कौन सी विधि बेटा, आरी विधि। कौन सी विधि, आरी विधि क्या होती है, इसके लिए उपयुक्त होती। तो हम लोगों ने देखे सींग रोधन की कौन कौन सी विधि होती है, एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो पहली देखिए रासायनिक विधि गर्म छड़ द्वारा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिहाइड्रेट विधि देखे, है ना, इलास्टिक रबर बैंड विधि देखे। उसके बाद क्या देखे, आरी विधि देखे हम लोगों ने पशुओं की सींग रोधन की विधियों में, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, क्या देखते हैं, पशुओं को चिन्हित करना, है ना। क्या देखेंगे, पशुओं को चिन्हित करना। आप सभी लोगों ने रोड पे गए होंगे, रोड से कहीं घूम रहे होंगे या कहीं जा रहे होंगे, तो देखे होंगे आप लोगों के घर में पशुओं के कानों में ऐसे देखे हो आप लोगों ने, कहीं भी रोड पे देखे होंगे, घर में देखे होंगे, ऐसे टैग लगा दिए जाते हैं आजकल, है ना। तो यही क्या है, पशुओं को चिन्हित करना, है ना। यही देखो यहाँ पर लगा है, इसका 429 का से चिन्हित किया गया है इसको, है ना। ये ऐसे टैग लगा दिए जाते हैं कान में, है ना। तो पशुओं को चिन्हित करने की विधि देखते हैं हम लोगों ने, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, है ना। पशुओं को चिन्हित करने की बात कर रहे हैं ना। तो पशुओं को चिन्हित करना, जिसमें पहली विधि क्या होती है, टेटूइंग विधि है, जिसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, गोदना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जानते हैं, टेटूइंग विधि, या जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गोदना विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब टेटूइंग विधि क्या होती है बेटा, तो टेटूइंग विधि की बात करते हैं। टेटूइंग विधि में क्या होता है,
हमारी टैटूइंग विधि देखो किसमें प्रचलित है, तो टैटूइंग विधि गाय भैंस में उपयोगी होती, किसमें, गाय भैंस में उपयोगी होती। परंतु यहाँ पर देखो टैटूइंग किसे बनाए हैं, तो घोड़े में भी क्या किए हैं, टैटूइंग विधि अपनाए है ना। उसके बाद कान के अंदर करते हैं, इसको कहा किए हैं, इसकी गर्दन पर किए हैं, है ना। उसके बाद देख लीजिए टैटू यंत्र के द्वारा क्या करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने अभी तक देखे होंगे इंसान के हाथ में टैटू, है ना, बहुत चल रहा है अभी तो, कि इंसान अपने हाथ में क्या बनाते हैं, टैटू को बना दिया जाता है ना। तो टैटूइंग विधि आप सभी लोगों को पता होंगी कि टैटूइंग विधि कैसी होंगी, है ना। किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है टैटूइंग विधि में, क्योंकि अधिकतर लोग अपने हाथ में, है ना, कुछ गर्दन में ऐसे टैटू बना देते हैं, इंसान ही बनाते हैं। इसके साथ साथ पहचान के लिए क्या करते हैं, जानवरों में भी क्या करते हैं, टैटूइंग विधि द्वारा क्या करते हैं, टैटू बना दिया जाता है ना। किसमें, टैटूइंग विधि द्वारा टैटू यंत्र से क्या करते हैं, यह टैटू बना दिया जाता है ना। अब बात करते हैं कैसी विधि है, तो यह स्थायी विधि है। अब टैटू बनाएंगे परमानेंट ही होगा टैटू, है ना, टेम्परेरी टैटू थोड़ी ना बना रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये कैसी है, स्थायी विधि है। उपयुक्त विधि से 7 से 15 दिन, है ना। उपयुक्त विधि किसके लिए, तो उपयुक्त विधि कितनी है, 7 से 15 दिन इसके लिए बेस्ट होते हैं। कितने, 7 से 15 दिन इस विधि के लिए बेस्ट होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं ब्रांडी या दागना, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, ब्रांडिंग या किसको बोलेंगे, दागना, है ना। तो आपको डायग्राम दिख रहा है, दाग रहे हैं यहाँ पर, देखिए गरम गरम छड़ के द्वारा पशुओं के ऊपर क्या कर रहे हैं, दाग रहे, नंबर दे रहे हैं, है ना। ये देखो इसके पीछे यहाँ पर क्या किए हैं, दागे हैं। यहाँ पर देखो ये पशुओं को दागे हैं, किसी का टैग दे दिए, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग या दागना, है ना। अब ये दागना में कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है ना। कुछ लोग कैसे दागते हैं, ठंडे तरीके से दागते हैं, और कुछ लोग गर्म तरीके से। दागना कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से दागा जाता है। पहला ठंडा दागना और दूसरा गर्म दागने की बात करते हैं, है ना। इसकी बात करते हैं किसकी, ब्रांडीलेक्स पदार्थ की बात करते हैं, तथा इसमें किसमें किया जाता है, तो गाय व भैंस में क्या आता है, पीठ पर निशान या स्थायी विधि होती है। अब जिस पशुओं में क्या होते हैं, अधिक बाल आते हैं, मतलब कि जो बकरी हो गई, है ना, या फिर क्या हो गई, भेड़ हो गई, अब उसमें करेंगे हम लोग, तो उसमें क्या हो जाएगा, बाल आ जाएंगे फिर से, है ना। तो जिस पशुओं में क्या होते हैं, गाय व भैंस में आसान तरीके से क्या होता है, इनमें चिन्हित हो जाते हैं। परंतु भेड़ और बकरी में क्या हो जाते हैं, उन पशुओं में क्या होते हैं, बाल आ जाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, दागने की विधि सक्सेस नहीं होती है ना, अनसक्सेसफुल मेथड के रूप में उसमें जाना जाता है। जबकि गाय और भैंस में बाल कम होते हैं उनके शरीर पे, तो उनमें अच्छे से दागने, ये वाली विधि उनमें अच्छे से मतलब कि हो जाती है ना। समझ में आया क्या होता है ब्रांडिंग या दागना, गरम रॉड या ठंडी रॉड से हम लोग क्या करेंगे, इसको दागेंगे। किसमें प्रचलित है, तो गाय व भैंस में प्रचलित है। जबकि अगर यही विधि हमने किसमें की है, भेड़ व बकरी में की है, तो यही विधि हमारे लिए क्या होंगी, अनसक्सेसफुल होंगी, क्योंकि भेड़ बकरी में क्या होते हैं, बाल अधिक होते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग, उसके बाद कौन सी है, ईयर नोचिंग या कान काटने की बात करते हैं ना। ईयर नोचिंग या कान काटने की बात करते हैं, देखो यहाँ सुअर है ना, ये सुअर दिख रही है आपको, तो सुअर में कान काटने की मेथड होती है ना। ये क्या होती है, ईयर नोचिंग, कान काटना, तो ये किसमें प्रचलित होती है, सुअर में प्रचलित होती है। मशीन, किस मशीन से करते हैं, तो नोचिंग मशीन से इसका प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है इसका प्रयोग, तो नोचिंग मशीन के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, कान काटने की क्रिया किसमें करते हैं, भेड़ में करते हैं। दिख रहा है आपको, ये कहीं कहीं भेड़ के ऐसे सॉरी सुअर के ऐसे कान कटे हुए, तो कान काटने की मेथड किसमें आएंगी, तो किसमें आएंगी बेटा, ये सुअर में प्रचलित है। देखे भी होंगे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखे होंगे, कुछ लोगों ने नहीं देखे होंगे, है ना। तो किस मशीन द्वारा करते हैं, तो नोचिंग मशीन द्वारा क्या किया जाता है, कान काटा जाता है। उसके बाद देखते हैं पेंटिंग व रंग लगाने की बात करते हैं ना। किसकी बात करते हैं, पेंटिंग व रंग लगाने की बात करते हैं। अब पेंटिंग व रंग लगाने की बात करते हैं, जिसमें क्या भेड़ और बकरी में की जाती है ना। किसमें की जाती है, भेड़ व बकरी में की जाती है। आप लोगों ने देखे होंगे भेड़ और बकरी क्या होती है, ग्रुप में ही होती है ना, अधिकतर क्या होती है, ग्रुप में ही होती है। तो इनमें क्या करते हैं, कुछ भेड़ों को क्या करते हैं, रंगा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि कुछ भेड़, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, प्रजनन समय की पहचान करने के लिए, कुछ मतलब कि भेड़ गर्भित रहती है, तो गर्भित भेड़ों की पहचान के लिए उनको क्या कर दिया जाता है, कलर पोत दिया जाता है। जैसे कि देखो ये भेड़ को क्या कर दिया, इतनी सी भेड़ को ये क्या कर दिया है, रंग पोत दिया गया। इधर देखो इसको भी कलर कर दिए गए, है ना। तो इनको किसके लिए किया जाता है, तो प्रजनन पहचान के लिए, कि ये प्रजनन मतलब कि ये गर्भित भेड़ है ना, ये गर्भित है, और जो गर्भित नहीं होती, नॉन गर्भित भेड़, उनको अलग, उनको पोता नहीं जाता है ना, इनको पोत दिया जाता है कि इनकी प्रजनन पता चल जाता है कि ये मतलब कि गर्भित है करके। तो इनको ऐसा रंग के द्वारा, है ना, पोत दिया जाता है। कुछ दिन बाद तो ये रंग निकल ही जाएगा, है ना, तो ये परमानेंट नहीं होती है ना। तो इसके बाद आगे देखते हैं,
उसके बाद बात करते हैं किसकी, टैगिंग और रिंगिंग और छल्ला डालने की। किसकी, टैगिंग, रिंगिंग, छल्ला डालना, है ना। किसकी बात करेंगे, टैगिंग, रिंगिंग और छल्ला डालने की बात करेंगे, है ना। तो टैगिंग, रिंगिंग और छल्ला डालने की बात करते तो किसमें प्रचलित है, तो ये किसमें प्रचलित है, तो मुर्गियों में प्रचलित है। और कहाँ कहाँ छल्ले डालते बेटा, तो कहाँ कहाँ डालते हैं, गले में डालते हैं, पंख में डालते हैं, पैरों में डालते हैं, प्लास्टिक के रिंग डालते हैं इसमें, है ना। ईयर नोचिंग पशुओं में प्रचलित होती है। ईयर नोचिंग जो कर रहे थे, जो किसमें हो रही, सुअर में हो रही थी, है ना। तो ईयर नोचिंग भी किसमें होती है, पशुओं में होती, सॉरी ईयर टैगिंग, नोचिंग नहीं टैगिंग, है ना। तो बात किसी कर रहे हैं ईयर टैगिंग की। तो ईयर टैगिंग क्या होती है, जो हमने स्टार्टिंग में ही देखे थे, पशुओं में क्या कर रहे थे, वो येलो कलर के क्या हो रहे, टैग लगे हुए थे कान में, है ना। जो कि आप किसी पशु जो कि रोड पे भी घूम रहे हैं ना, ऐसे पशुओं में भी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि येलो कलर के टैग लगे होते हैं उनके कानों में, है ना। तो वही होता है क्या, ईयर टैगिंग, जो कि इसमें प्रचलित होता है, तो पशुओं में प्रचलित होता है। जबकि मुर्गियों की बात करें हम लोग, पक्षी, कबूतर, कौवा, जैसे किसकी बात करें हम लोग, तो उनमें क्या करते हैं, गले, पंख, पैरों और प्लास्टिक के रिंग लगा दिए जाते हैं। आप लोग देखो, दिख रहा है यहाँ पर, ये पक्षी है, इनके पैरों में, है ना, घुंघरू में समझ लेना बेटा, इसको घुंघरू नहीं है ना। इनमें क्या किए, टैग क्या किए, मुर्गियों में गले में टैगिंग किए हैं। तो किसके माध्यम से किए, प्लास्टिक के रिंग डाल दिए गए इनके पैरों में, है ना। दिख रहे हैं आप लोगों को, इसके आगे ही कुछ डायग्राम है, देखो, है देखो, दिख रहे हैं आपको ये, है ना। इनमें क्या कर दिए, पैरों में ही रिंग डाल दिया गया है। इसके आगे देखिए, ये देखो, है ना, दिख रहा है आपको, ये आगे देखिए, नहीं है, हाँ ये दिखा। अब बात किए थे हम लोगों ने किसकी, ईयर टैगिंग की बात किए थे। तो ईयर टैगिंग आपको यहाँ पर दिखाते हैं हम। ईयर टैगिंग हमने देखे थे ना, देखो ये पशुओं को चिन्हित करने में हमने स्टार्टिंग में देखे, ये ईयर टैगिंग, है ना। तो ईयर टैगिंग ये होती है, किसमें करते हैं हम लोग, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो कि हमारे यहाँ पर बनती है ना, बनती है, सॉरी हमारे यहाँ रहती है ना। तो उसमें क्या करते हैं, ईयर टैगिंग करते हैं। जबकि पक्षियों में क्या कर रहे थे हम लोग, पक्षियों में क्या कर रहे थे, हाँ पक्षियों में क्या कर रहे थे, गले, पंख और पैरों में क्या कर रहे थे, प्लास्टिक के रिंग डाल रहे थे, है ना। तो हम लोग ने देखे, हम लोगों ने क्या क्या देखे बेटा, एक बार रिवीजन कर लेंगे हम लोग कि हम लोगों ने क्या क्या देखे, समझ में आया आप लोगों को। हम लोगों ने क्या देखे, पशुओं के आमाशय का बात की, किसकी, पशुओं के आमाशय के आधार पर वर्गीकरण किए हम लोगों ने पशुओं का, है ना। जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखे, रोमंती पशु और आभासी पशु देखे। ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखे, रोमंती पशु में गाय, भैंस, भेड़, बकरी आ रही थी। इसके बाद हमने क्या देखे, रूमेन देखे, रेटिकुलम देखे, ओमेजम देखे, है ना। उसके बाद एबोमेजम देखे। उसके बाद रोमंती पशु देखे, जो जुगाली नहीं करते, आमाशय में कोई विभाजन नहीं होता इनके। उसके बाद देखे आभासी रोमंती पशु देखे। पशुओं को सिंग लगाने की बात की हम लोगों ने, सिंग रोधन की बात की हम लोगों ने, है ना। सिंग रोधन में हम लोगों ने कुछ मेथड देखी, रासायनिक भी देखी, गर्म छड़ द्वारा देखे, क्या देखे, इलास्ट्रेट, रबर बैंड देखे, आरी विधि देखे। पशुओं के चिन्हित करने की बात की हमने, है ना, जो कि आप सभी लोगों को पता है, पशुओं को ना, पशुओं के चिन्हित करने में देखे, टेटू से गोदना पशुओं को, है ना, गाय भैंस में प्रचलित है। परंतु हम लोगों ने, हमारे पास डायग्राम किसका है, अभी घोड़े का है, ऐसे चिन्हित किया जाता है, टेटू बनाया जाता है। कुछ लोग अपने हाथ में बनाते हैं, इंसानों में, है ना, पशु में भी ये चीज होता है, टेटूइंग की क्रिया। उसके बाद क्या देखे हम लोगों ने, ब्रांडिंग देखे, जिसको हम लोगों ने क्या देखे, दागना, ठंडा गर्म दोनों तरीके से दाग रहे थे, देखो दिख रहा है आपको, है ना। उसके बाद हमने क्या देखे, ईयर नोचिंग, कान काटना, जो किस में प्रसिद्ध था, तो सुअर में प्रसिद्ध था। फिर हमने क्या देखे, पेंटिंग, रंग लगाना, प्रजनन वाली बकरी और किसके लिए, भेड़ों के लिए उत्तम विधि थी। जबकि गाय और भैंसों के लिए, किसके लिए हम लोग इसको अपना रहे थे, भेड़ और बकरी के लिए अपना रहे थे, क्यों, क्योंकि प्रजनन समय की पहचान करने के लिए। उसके बाद क्या देखे, टैगिंग, रिंगिंग व छल्ला डालना देखे, है ना। टैगिंग, रिंगिंग, छल्ला डालने की क्रिया किसमें की जा रही थी, तो मुर्गी, है ना, मुर्गी में गले में, पंख में, पैरों में प्लास्टिक के रिंग डाल रहे थे। ईयर टैगिंग की बात की, जिस किसमें प्रचलित है, तो पशुओं में प्रचलित है, जो कि हम लोगों ने कहाँ देखे थे, हम लोगों ने ईयर टैगिंग की बात किए थे। तो ईयर टैगिंग, देखो आपको ईयर टैगिंग दिख रही है, तो ये क्या थी, हमारी ईयर टैगिंग थी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे थे, मुर्गियों में छल्ले डालने की बात की थे। तो मुर्गियों में छल्ले, देखो ये दिख रहा है आपको, है ना, ये दिख रहे, ये सब दिख रहे छल्ले डालना। तो ये क्या था, गले तथा पशुओं के गले में छल्ले डालने की विधियां थी, है ना। तो हम लोगों ने देख लिए बेटा, आपको
आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना, जो हम लोगों ने किसके पशुओं के आमा से चिन्हित करना, है ना, इन सब से रिलेटेड लेक्चर था आज हमारा। तो आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।